डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षक ध्यान देंगे कि मैं आपको आपके प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में यूनिट सेकंड यानी प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में मैं आपको मुस्लिम काल पढ़ा रहा था। तो कल मैंने आपको मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं बता रहे थे। उसी के अगले क्रम में आज हम आपको इनकी शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे कि कैसे इन लोगों के मकतब और मदरसों में छात्रों को पढ़ाया करते थे। जैसे आप कभी मदरसे के आसपास से गुजरें तो आप देखेंगे ज़मीन पर बैठ करके वहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं सभी लोग ज़ोर ज़ोर से बोल करके पढ़ते हैं। ज़ोर ज़ोर से बोल करके पढ़ने में इसके पीछे 2-3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि किसी भी विद्यार्थी का बोल करके जब पढ़ेगा तो उसका बाहर के वातावरण में कोई सामंजस्य नहीं होगा और खूब ध्यान दे करके पढ़ेगा, यानी उसे खूब रटंत विद्या पर विशेष बल दिया गया था। तो जैसे मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली में भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न विषयों में भिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते थे। इन शिक्षण विधियों के एक एक करके हम आपको बताएंगे। पहली है अनुकरण, अभ्यास तथा स्मरण विधि। इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो गुरुजन हैं उनको आप शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं। लेकिन मुस्लिम काल में शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था। तो यानी उस्ताद उच्च स्वर में कुरान शरीफ की आयतों, अक्षरों और पहाड़ों का उच्चारण करते थे। तो जैसे हमारे आपके यहाँ छात्र कहा जाता है, बालक कहा जाता है, तो इनके यहाँ छात्र को शागिर्द कहते थे। यानी शागिर्द यानी जो छात्रों का जो सामूहिक रूप में उनका अनुकरण करते थे। जैसे क्लास में सारे बच्चे बैठ जाते थे तो उस्ताद साहब ज़ोर ज़ोर से कुरान की आयतों को, अक्षरों को, पहाड़ों को बोलते थे। तो जो बच्चे होते थे उसका अनुकरण करते थे और उसकी आवृत्ति करते थे, यानी उसी जो बोलते थे उसी को रिपीट करते थे, यानी कंठस्थ करते थे, स्मरण करते थे। उच्चारण और सुलेख की शिक्षा इस विधि में दी जाती थी। इनका एक ग्रंथ है आईने अकबरी। आईने अकबरी में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस समय तख्ती, स्याही और सरकंडे की कलम का प्रयोग होता था। शिक्षक शिक्षार्थियों को लिख कर दिखाते थे। जैसे आज हमारे आपके यहाँ ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते हैं तो लिखने के बाद उसी को बच्चे देख करके अपनी कॉपी में लिखते हैं या उसको पढ़ते हैं। तो तख्ती पर जो लिखते हैं यानी अनुकरण करते हैं और अभ्यास के द्वारा वो अपने आलेखों में यानी जो सुलेख लिखते थे उसमें सुधार करते थे। उस समय इस स्तर पर रटने, शुद्ध उच्चारण और सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था। दूसरी बात आती है भाषण, यानी दूसरी जो अगली जो शिक्षण विधि है भाषण, व्याख्यान और व्याख्या विधि। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि मदरसे का अर्थ होता है भाषण देना, यानी इनका जो मदरसा है उच्च शिक्षा का केंद्र है। उस समय उच्च स्तर पर प्रायः भाषण विधि का प्रयोग होता था, इसीलिए उच्च शिक्षा की संस्थाओं को मदरसा कहा गया है। भाषण का जो विकसित रूप है व्याख्यान या व्याख्या विधि की सफलता पर निर्भर करती है। व्याख्यान में आए तथ्यों
को व्याख्या पर उस समय जो मदरसे थे सैद्धांतिक विषयों का शिक्षण प्रायः इन 3 विधियों के संयुक्त रूप से, 3 विधियों माने भाषण, व्याख्या और व्याख्यान, इन तीनों के मिश्रित स्वरूप मतलब विधि से मदरसों में पठन पाठन का कार्य कराया जाता था। तीसरी आती है तर्क विधि। इस विधि का प्रयोग जो छात्र हैं मतलब दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे शिक्षण विषयों के लिए किया जाता था। यह तर्क विधि आपको मैंने बताया था कि वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन में भी तर्क विधि के लिए कुछ भिन्न विधाएं थी। प्रत्यक्ष उदाहरण और इस्लामिक सिद्धांतों का इस विधि में बड़ा महत्व देते थे, यानी उसमें तर्क डिसाइड करते थे कि इसका क्या मायने होता है और इसका क्या मायने होता है। अगली विधि है स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय को शास्त्रों में हम आप तप कहते हैं। इसमें मुस्लिम काल में मुसलमानों जो इनके बादशाह थे यानी जो शासक थे, उनके कुछ जो मुख्य जो इनके ग्रंथ थे वो हस्तलिखित प्रतियां तैयार करने पर बड़ा पैसा खर्च करते थे और उसके रख रखाव के लिए इसीलिए इनके मकतब और मदरसों में बड़े बड़े पुस्तकालयों का भी निर्माण कराया था। निर्माण इसीलिए कराया था ताकि छात्र इसको स्वयं बैठ करके इसका स्वाध्याय करें और जब यानी एक प्रकार से पुस्तक बने, उस पुस्तक का जितना अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे उतना इनके ज्ञानार्जन में वृद्धि होगी। अगली विधि आती है प्रयोग तथा प्रदर्शन विधि। यह विधि अनुकरण विधि का ही विकसित रूप हम आप मान सकते हैं। इसका प्रयोग प्रायोगिक विषयों, कला कौशलों और व्यावसायिक विषयों की जो शिक्षा के लिए हम करते हैं। शिक्षक जो होता था सर्वप्रथम यथावस्तु अथवा क्रिया का प्रदर्शन करते थे और शिक्षार्थी जो होते थे उसको खूब ध्यान से देखते थे और देखकर उसके स्वरूप को समझते थे। इसी प्रकार के क्रियाओं को देखकर क्रिया करके दिखाते थे। छात्र ठीक उसी प्रकार की अन्य क्रियाओं को क्रिया करते थे, बार बार करते थे और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करते थे। ये 5 मतलब मुख्य रूप से ये जो शिक्षण की जो विधियां हैं मकतब या मदरसे में प्रयोग की जाती थी। इसके अलावा 2 विधि ऐसी हैं जिसका मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में बहुत महत्व दिया गया था। पहला ये था कि जो शिक्षा का जो माध्यम है वो अरबी और फारसी भाषा होगी। यद्यपि आप देखेंगे तो मध्यकाल में भारत के बहुसंख्यकों की भाषा प्राकृत हिंदी थी, परंतु मुस्लिम शिक्षा केंद्रों में मकतब और मदरसों में विदेशी मुस्लिम अपनी भाषा यानी अरबी और फारसी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अकबर ने कुछ मकतब व मदरसों में हिंदी माध्यम से भी शिक्षा की व्यवस्थाएं कराई थी। दूसरी इनकी विधि थी नायकी विधि, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कक्षानकी विधि, या जिसको आप यूँ समझें जिसको हम क्लास का मॉनिटर मानते हैं। तो मॉनिटर कौन होता है? जो योग्य हो, बुद्धिमान हो, क्योंकि मुस्लिम काल में भी इस प्रणाली में कुछ वरिष्ठ एवं योग्य छात्रों को यानी अपने से छोटे छात्रों को पढ़ाने का अवसर दिया जाता था। इसे ही कक्षानकी या नायकी पद्धति कहते हैं। इसके 2 लाभ होते थे। पहला तो ये कि अध्यापकों की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाती थी। दूसरा ये छात्रों को अपने अध्ययन काल में ही एक अच्छा प्रशिक्षण का उन्हें अवसर भी प्राप्त हो जाता था। तो यानी इस तरह करने से क्योंकि बच्चों की बात बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं और अन्य जो बच्चे होते थे उनके लिए प्रेरणा का भी कार्य होता था। ये इतनी चीज़ें आपकी रही मुस्लिम कालीन शिक्षण विधि। अब बात करते हैं कि यहाँ का अनुशासन कैसे था।
मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों के आदेशों और मकतब तथा मदरसों के नियमों का पालन करना ये अनुशासन माना जाता था। जैसे कोई छात्र आदेशों का पालन या नियमों का पालन न करने पर कठोर दंड दिया जाता था। कठोर दंड में जैसे उनको क्लास से बाहर धूप में या बाहर यानी क्लास के बाहर ही उन्हें खड़ा कर दिया जाता था, या उन्हें मुर्गा बना दिया जाता था, या बेंतों से पीटा जाता था, उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे। और इसमें यहाँ तक कि इसका भी उल्लेख मिलता है कि जैसे कोई छात्र ज़्यादा बदमाशी करता था तो उसके बोरे में भर करके यानी कपड़े में लपेट करके उसको पेड़ की शाख पर बांध दिया जाता था। तो जो मौलवी साहब थे बेंत लेकर के उसी पर मारा करते थे, जिसको आज की भाषा में आप यूँ माने, जिनको आप दमनात्मक अनुशासन भी कह सकते हैं। यानी इस तरह से कठोर दंड की अगर व्यवस्था आप देखेंगे तो आपकी मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा में शारीरिक कठोर दंड मिलता है। यह दंड इसलिए ज़्यादा आप देखने को मिलेंगे क्योंकि हमारे आम के देश के बच्चे मकतब और मदरसों में सरकारी नौकरी पाने के उद्देश्य से ये जाते थे, और वहाँ जाने के बाद क्योंकि हमारे देश की वैदिक काल की व्यवस्था कुछ और रही, बौद्ध काल में भी वैसे ही थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन था। लेकिन इसमें पूरी तरह से परिवर्तन जब देखा तो विद्यार्थी अपने को समायोजित नहीं कर पाए, तो उसे छोड़ कर के भागना चाहते थे। तो जब भागने की कोशिश करते थे तो उन्हें इसी तरह के दमनात्मक अनुशासन का शिकार होना पड़ता था। और इसके साथ इनके यहाँ एक व्यवस्था ये भी थी कि दंड व्यवस्था के साथ योग्य एवं अनुशासित छात्रों को पारितोषिक देने की व्यवस्थाएं थी। यानी उनको इस तरह से, क्योंकि मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी इस्लाम धर्म को मानने वाले अरबी और फारसी के विद्वान हुआ करते थे, अपने विषय में अच्छे जानकारी प्राप्त करने वाले लोगों को ही शिक्षक पद पर आसीन कराते थे। नियुक्ति के बाद ये अपने ज्ञान और आचरण के प्रति और बहुत सदैव सचेष्ट रहते थे, और इनका जीवन जो है ऐश्वर्यपूर्ण था, समाज में इन्हें उच्च स्थान प्राप्त था। यानी इस तरह से आप देखेंगे तो वैदिक और बौद्ध काल की तरह यहाँ के विद्यार्थियों का जीवन कठोर नहीं था बल्कि आरामदायक था, और छात्रों को कालीन पर सुलाया जाता था, भोजन भी अच्छे खिलाए जाते थे। ज़्यादातर इनके भोजन मांसाहारी हुआ करते थे।